वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन या विकास। हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत सारी चीजें देखी, आज ये उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं जैव विकास। जैव विकास में हम बहुत सारे साइंटिस्ट को देखेंगे, उनकी संकल्पनाओं को देखेंगे, उनके सिद्धांत को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। मैं इस चीज को पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, या आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, या तो आप 12th में हो, या फिर आप 12th के बाद CUET देना चाहते हो। आपको पता है CUET एक ऐसा एग्जाम है जो आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी तक ले जा सकता है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम, या हम कह सकते हैं ये जो तीनों सबसे अच्छे एग्जाम होते हैं, 12th आपको पास ही करना है। नीट अगर आप देखें तो डॉक्टरी लाइन में चले जाएंगे, और अगर CUET आप दे रहे हैं तो इधर आप मतलब BSc वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम के हिसाब से वीडियो बनते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इन तीनों एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही शेड्यूलिंग वे पर नोट्स दी जाती हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइनें कवर कराई जाती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम चैप्टर को कवर करते हैं। आज हमें डार्विन सिद्धांत की बात करनी है। बहुत सारे सिद्धांत हम देखने वाले हैं, और जिनमें से पहला सिद्धांत है डार्विन के सिद्धांत। अब देखिए, डार्विन जो थे ना, वो यात्रा बहुत ज्यादा करते थे। तो एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है एक बार कि डार्विन कौन सी जहाज से सबसे बड़ी यात्रा किए थे अपनी। ठीक है, तो वो जहाज का नाम था HMS बीगल। इससे उन्होंने कई दिनों तक लगातार यात्रा की थी, और ये जहाज का नाम डायरेक्ट नीट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये CUET में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पहली बात तो हमने बता दी कि भैया इन्होंने यात्रा किस जहाज पर की थी। अब हम इनके सिद्धांतों की बात करते हैं। तो देखो, जो डार्विन थे ना, इनको कहा जाता है ये नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मतलब नेचुरल चीजों को बहुत देखते थे। अगर ये सिद्धांत भी दिए तो ज्यादातर इनके जो सिद्धांत है बच्चा, वो नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो इन्होंने पहले जो सिद्धांत दिया, यानी हम इनके पहले सिद्धांत की जो बात करते हैं वो है प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति के ऊपर ही है। ठीक है, सेकंड जो सिद्धांत है, इन्होंने एक चीज बताई कि भैया जो व्यक्ति होते हैं या जो जीव होते हैं उनमें फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिटनेस का मतलब क्या था इनके अनुसार फिटनेस का मतलब जनन था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जनन को ही फिटनेस मानते थे। डोले सोले बना लेने को फिटनेस नहीं बोलते हैं। इन्होंने कहा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर फिटनेस है, यानी जनन करने की क्षमता है, जितनी ज्यादा जनन करने की क्षमता है, जितनी ज्यादा वो संतान को उत्पन्न करता है, उतना ही वो जीव कहेंगे या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, वो उतना ही फिट है। ये इनका मानना था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। इनकी दो मुख्य संकल्पनाएं थी। कुछ हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जैसे हम बात करने वाले हैं डार्विन की मुख्य संकल्पनाएं क्या थी, तो इनकी दो मुख्य संकल्पनाएं थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो प्रकृतिवाद के ऊपर, क्योंकि ये नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दूसरा साखनी और रोहड़ के ऊपर। सर, ये साखनी और रोहड़ वाली बात नहीं समझ में आई। साखनी और रोहड़ का सीधा सा मतलब ये है कि कोई ऐसा जीव जो अपने को वातावरण के हिसाब से अलग बना लिया हो। अब जैसे कल के लेक्चर में लास्ट में जाकर आप देखिएगा, मैंने बात की थी शिशुधानी स्तनधारियों के बारे में। उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से डेवलप किया और अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर में वो बदल गए। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके का उन्होंने अपने आप को जीव बना लिया। तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाता है साखनी और रोहड़ का। एक बार आप जाकर कल के वीडियो में लास्ट में देखिएगा, इस चीज को मैंने डायग्राम द्वारा अच्छी तरीके से क्लियर भी किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और भी इनकी क्या संकल्पनाएं थी, और इन्होंने उत्तरजीविता के लिए संघर्ष के बारे में बताया। इन्होंने विभिन्नताएं के बारे में बताया। इन्होंने वंशानुगत के बारे में बताया, वंशागति के बारे में बताया, और इन्होंने प्राकृतिक वर्ण के बारे में तो बताया ही। अब थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि साथ ही और इन्होंने क्या क्या बताया था। देखो, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष का मतलब सीधा सा ये होता है बच्चा कि इन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति को जिंदा रहना है या जिस भी जीव को जिंदा रहना है, उसको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो संघर्ष नहीं करेगा तो वो जीव दब जाएगा और उसका पूरा वंश का वंश खत्म हो जाएगा। अब इसको अपने आप से लेकर देखो। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बच्चा, अगर आप जीने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो आप लगातार गरीब होते चले जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, और उसी समय से आपका वंश भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि अगर आपको जीवित रहना है तो आपको अपना स्थान बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। इस बात को डार्विन ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। बाद में इन्होंने बताया विभिन्नता और वंशागति के बारे में। इन्होंने कहा कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी जीव बढ़ता है तो उसमें विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती
होती हैं और ये विभिन्नताएं वंशागत होती है, मतलब वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती रहती है। अब अगर हम में देख लीजिए आप, तो हमारे पिताजी हमारे माताजी दोनों के कैरेक्टर हम में आए, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर भी आए और ये कुछ नए कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएंगे, फिर उनमें कुछ नए कैरेक्टर आएंगे, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विभिन्नताएं भी आ रही हैं और जो ये विभिन्नताएं हैं ये वंशागति भी हो रही है इनकी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब प्रगति वर्ण क्या था, तो प्रगति वर्ण के पक्ष में कुछ और बातें हम जान लेते हैं। ये एनसीईआरटी पर दे रखा है, साफ साफ एनसीईआरटी पर दे रखा है, बाकी की वो चीजें नहीं दे रखी थी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको दे रखा होगा, ये जो डायग्राम आपको दे रखा है एनसीईआरटी में दे रखा है, और इस डायग्राम को समझो अच्छी तरीके से। ये डायग्राम हमें बताता है प्राकृतिक वर्ण का एक एग्जाम्पल बताता है, और ये बात कहाँ की है, ये है इंग्लैंड की बात है। अब ये इंग्लैंड की बात हो रही है, देखो इंग्लैंड में जब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था तब की बात है, और जब औद्योगिकरण हो गया उसके बाद की बात है। उसका एक निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है, इस चीज को समझो। देखो जब औद्योगिकरण नहीं होता, औद्योगिकरण पता होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज नहीं बनी थी, एकदम नेचुरल बड़ी ये सब चीजें थी, तब तक क्या था, तब तक यहाँ पर सलब पाए जाते थे। ये डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे, एक व्हाइट कलर का था, एक काले कलर का था। तो जब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था तब तक बढ़िया शुद्ध वातावरण था, जो पेड़ थे वो एकदम क्लीन थे, जो दीवारें थी वो एकदम क्लीन थी। तो होता क्या था, जो श्वेत वाला सलब था वो अच्छी तरीके से छिप सकता था, क्योंकि भाई वो अगर कुछ चीज व्हाइट है और व्हाइट के ऊपर व्हाइट आकर बैठ जाएगा तो दिखेगा नहीं जल्दी। तो यहाँ पर क्या होता था, सलब जो व्हाइट सलब थे वो ज्यादा थे, लेकिन जो काले सलब थे वो कम थे, बहुत ही कम थे, क्योंकि आसानी से दिख जाते थे, कोई भी व्यक्ति उनको मार सकता है, उनका भक्षण हो सकता है, उनको कोई भी खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें होती थी। लेकिन जैसे औद्योगिकरण हो गया, मतलब फैक्ट्री वगैरह बन गई, तो धुआं वगैरह होने लगा, प्रदूषण होने लगा, तो धीरे धीरे जो दीवारें थी वो काली पड़ने लगी, जो पेड़ थे, पेड़ की शाखाएं थी काली पड़ने लगी, अब पत्ते धीरे धीरे क्या होने लगे, काले पड़ने लगे। तो हुआ क्या, अब ये जो काला वाला था, जो काला वाला सलब था वो अच्छे तरीके से छिप सकता था, तो इनकी संख्या बढ़ने लगी, और जो व्हाइट वाले थे उनकी संख्या घटने लगी। तो ये पूरा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि देखो नेचर के हिसाब से हो क्या रहा है, जब तक नेचर में वही व्यक्ति जिंदा रह सकता है जो संघर्ष कर सकता है, जो छिप सकता है, जो दूसरों से वक्त आने पर छिपना तो पड़ता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जब औद्योगिकरण हुआ तो यहाँ पर प्रदूषण बढ़ने लगा, जब प्रदूषण बढ़ने लगा तब ये अपने आप को, जो व्हाइट कलर वाला था वो अपने आप को अच्छी तरीके से तो छिपा नहीं पा रहा था, तो इसका भक्षण ज्यादा होने लगा, ये संघर्ष नहीं कर पाया और ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार में आ गए। जबकि हमारा जो ये काले कलर वाला था वो कहीं पर जाकर बैठ जाएगा भैया, तो छिपा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल इसके। देखो शाकनाशी और कीटनाशी, बहुत सारे शाकनाशी और कीटनाशी का यूज आप भी करते हैं अपने खेती में। तो हो क्या रहा है, इसका जो सबसे खराब प्रभाव पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि जो वहाँ के जीव हैं जिनसे हम बचने के लिए शाकनाशी और कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। अब इम्यूनिटी आ रही है, मतलब इम्यूनिटी आ रही है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को बचा सकते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ रही है, और अगर ये प्रतिरोधक क्षमता एक लेवल से आगे हो जाएगी तो आपके जो कीटनाशक और शाकनाशक की हैं ये असर ही नहीं करेंगे उन पे। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में रहने वाले मच्छर। आप देखते होंगे जब पहली बार कॉयल आया था, आप 5 मिनट के लिए कॉयल जला दीजिए, सारे मच्छर मर जाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप कॉयल जला के रख देते हैं तो मच्छरों के अंदर उसके प्रति प्रतिरोधकता आ चुकी है, और वो मरते ही नहीं, कॉयल असर ही नहीं करती। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जो आप कॉयल वगैरह यूज करते हैं मच्छरों के लिए कुछ असर नहीं करेगा, फिर आपको कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर इम्यूनिटी आ रही है, इनके अंदर प्रतिरोधकता आ रही है। अब जैसे हम हैं, तो अब जो बच्चे अमीर होते हैं, बहुत अच्छे घर में रहते हैं, तो उनको बाहर धूल वगैरह में नहीं जाने देते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है। थोड़ा सा धूल पाएंगे तो तुरंत एलर्जी हो गई, हम में आ जाए एलर्जी वगैरह की ऐसी प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर प्रतिरोधकता है, और उनके अंदर प्रतिरोधकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी धूल में गए ही नहीं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक का अत्यधिक प्रयोग। अब भाई एंटीबायोटिक है तो वो भी क्यों फायदा करेंगे, क्यों, क्योंकि आप एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो जो प्रतिरोधक जीव है ना, उन्हें वो क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता पैदा कर देते हैं। मतलब धीरे धीरे एंटीबायोटिक जो है वो जानते हैं कि इससे हमें खतरा है और इससे हमें कैसे बचना है, वो धीरे धीरे अपने जीन में बदलाव ला रहे हैं,
और एंटीबायोटिक भी फायदा नहीं करेंगी। आने वाले समय में ऐसा होगा बच्चा कि जैसे आपको जुकाम होती है, आपको बुखार आता है, आप तुरंत एंटीबायोटिक खाते हैं, तो धीरे धीरे होगा क्या, ये धीरे धीरे असर करना बंद हो जाएंगे एंटीबायोटिक। हमें कुछ नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? चलो आ गई होगी, बहुत ही डिटेल में आ गई होगी। अब कुछ नोट की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली नोट है लाइकेन के ऊपर। अच्छा, लाइकेन जानते हैं आप? लाइकेन जो होता है वो प्रदूषक का सूचक होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब लाइकेन वहीं पर होगा जहां पर एक भी प्रदूषण नहीं होगा। ये कहता है कि मुझे प्रदूषण वाली जगह में पसंद ही नहीं है रहना। ये कभी भी प्रदूषण वाली जगह में नहीं रहता, ये वहीं पर रहता है जहां प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए हम कह देते हैं लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है। बात समझ में आ गई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट में आप स्टार लगा लीजिए, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विकास है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया है, आपके 12th में भी पूछा गया। ठीक है, जो विकास होता है वो प्रत्यक्ष प्रक्रम नहीं है। अब ऐसा नहीं है भैया कि जो विकास है वो होना ही होना है, अब होता ही रहेगा लगातार विकास। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो विकास होता है वो कई चीजों के मेल से होता है। कैसे होता है? जैसे प्रकृति के संयोग से, और किससे हो सकता है? और अवसरधारी घटनाओं के हिसाब से, और वातावरण के हिसाब से, और परिवर्तन के हिसाब से विकास होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज डेवलप हो रही है डेवलप होते चली जाएगी। वो डिपेंड करती है कि कैसा वातावरण है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी के हिसाब से ही विकास होता है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि जो जीव है, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जो मच्छर है वो कैसे अब कॉइल से बचने लगे हैं, तो उनके अंदर ये चीज कैसे आई? अपने आप तो विकसित नहीं हो गई, ये आई कैसे? वहां की घटनाओं के, अवसरदारी घटनाएं। हमने कॉइल का यूज किया, धीरे धीरे उन्होंने कॉइल के प्रति प्रतिरोधकता बना ली अपने अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनका मेल होता है तभी जाकर विकास होता है। अब ऐसा नहीं कि विकास होना ही होना है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लिखेंगे। बहुत ही शेड्यूलिंग वे पर मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ बाहरी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा हम बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको ये जो लेक्चर है उसकी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लैमार्कवाद की। अच्छा, लैमार्कवाद ने एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, क्लास 10th में आपने पढ़ लिया होगा और पहले आपने पढ़ लिया हो। इन्होंने बताया था अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया। इन्होंने बताया जो अंग ज्यादा उपयोग होगा वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जो नहीं उपयोग होगा वो विलुप्त हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिराफ की गर्दन। अब जिराफ की गर्दन क्या है? देखो, एक अफ्रीका का जंगल था जिसमें जिराफ थे। इन्होंने कहा उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ और जो नीचे की घास थी वो उगना बंद हो गई। तो जिराफों ने क्या किया, ऊपर की घास खाना स्टार्ट किया, तो उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई। ये इनका मानना था, लेकिन ये धारणा बिल्कुल तरीके से गलत है। एक साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी पर इनका नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है विजमैन। साइंटिस्ट का नाम है विजमैन करके साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने चूहे को लिया, इन्होंने क्या लिया, चूहे को लिया, और चूहे की पूंछ लगातार ये काटते रहे। लगातार 30 वंशों तक उनकी पूंछ को काटा। 30 वंशों तक क्या किया, उनकी पूंछ को काटते रहे। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, उनकी पूंछ को काटते रहे। अब अगर लैमार्कवाद का सिद्धांत सही था तो ये होना चाहिए भैया कि 30 वंशों तक अगर लगातार पूंछ कट रही है तो होना ये चाहिए कि उसकी पूंछ गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, तो ये जो सिद्धांत था वो बिल्कुल तरीके से गलत हो गया। विजमैन ने इसको गलत कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। ऐसा नहीं है। फिर इन्होंने एक नई संकल्पनाएं दी जिराफ के प्रति। इन्होंने कहा कि अफ्रीका के जंगल में 2 तरीके के जिराफ थे, एक ऊंची गर्दन वाले, एक नीची गर्दन वाले। तो नीची गर्दन वाले जो जिराफ थे वो विलुप्त हो गए क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाया, और जो ऊंची गर्दन वाले जिराफ थे वो बचे रहे। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, इन्होंने भी प्राकृतिक चुनाव के बारे में बताया। उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चा, वो नेचर को ज्यादा मानते थे और नेचर से रिलेटेड बातें कुछ ना कुछ तो कह ही देते थे वो लोग।
इन्होंने भी प्राकृतिक चुनाव के बारे में बताया। अब इन्होंने प्राकृतिक चुनाव की 3 मुख्य अवधारणाएं बताई। कौन कौन सी? पहला, जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है। संसाधन का मतलब आपके जो खाने की जो चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, सब सीमित है। ठीक है, खाने की चीजें सीमित है, या कोई भी चीज हो प्राकृतिक संसाधन में वो सीमित है। जीव संख्या स्थिर बनी रहती है और इनकी जो विशिष्टताएं हैं वो भी सीमित होती हैं। सर जीव संख्या अगर सीमित है तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, फिर हम कैसे पढ़ रहे हैं बच्चा? तो इनकी जो बातें थी वो एकदम एक्यूरेट थी। देखो, अगर हमारे पूरे अर्थ पर, इस चीज को अच्छी तरीके से समझो, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पूरी अर्थ हो गई। अगर हमारे पूरे अर्थ पर 100 जीव है, मतलब 100 जीव रह सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारी अर्थ पर केवल 100 जीव रह सकते हैं, तो ये सीमित है, ये केवल 100 ही होंगे। अगर मान लो इसमें 10 क्या है, 10 आदमी हैं, 20 क्या है, 20 जानवर हैं, और मान लो 70% सूक्ष्मदर्शी हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जीव हो गए, जैसे कीड़े उड़े हो गए। ठीक, अगर बच्चा हम बढ़ रहे हैं, कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो कोई ना कोई एक चीज घटेगी, रहेगी संख्या 100 ही। अगर मान लो ये 10 की जगह 20 हो गया, ये 10 की जगह क्या हो गया, 20 हो गया, तो हो सकता है ये 10 हो जाए, लेकिन रहेगा अभी भी 100 ही। तो इन्होंने जो बात बताई थी कि जीव संख्या सीमित है, वो बिल्कुल सही है। जीव संख्या सीमित है, अगर हम बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई घट रहा है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अब हम देखते हैं हार्डी बिनबर्ग का सिद्धांत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सी बातें याद रखनी है, इसको आदमी एक घंटे, टीचर एक घंटे 2 घंटे में भी पढ़ा देते हैं, बट इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता दूंगा क्या क्या पूछा जाता है, इधर उधर घबराने की बात नहीं है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हार्डी बिनबर्ग के सिद्धांत को, तो इनके अनुसार इन्होंने जीन आवृत्तियों के बारे में बात बताई। इन्होंने बताया कि कुल जनसंख्या की जीन आवृत्ति सीमित रहती है। इन्होंने कहा टोटल जीन आवृत्ति अगर आप वो लेंगे, योग लेंगे, तो उसका एक योग ही आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन्होंने एक फार्मूला भी बताया। फार्मूला क्या था? अगर आपने मैथ पढ़ी है, क्लास 10 में सबने मैथ पढ़ी होगी, तो आप पढ़ते हैं एक चीज, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसी से रिलेटेड इन्होंने एक फार्मूला दिया, बस यहां पर चेंजेस ये हैं कि p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। मतलब इन्होंने कहा कि जो टोटल जीन आवृत्तियां होंगी वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, एक होती हैं। अगर सब जीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे तो टोटल योग क्या आएगा? 1 आएगा। और इन्होंने बताया किसी समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के युग्म विकल्पियों की आवृत्ति स्थिर रहती है। एकदम मैं एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रहा हूं, इसी चीज को मैंने अभी तक आपको बताया कि जो जीन आवृत्तियां हैं वो स्थिर बनी रहती है। अतः जो समुदाय है वो अनुवांशिक संतुलन में रहता है, हमेशा अनुवांशिक संतुलन उसका स्थिर रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो थोड़ी सी बातें और इसकी याद रख लो कि इसमें p² का मतलब क्या होता है? समयुग्मजी प्रभावी जीन की आवृत्ति। अब 2pq का मतलब क्या होता है? विषम युग्मजी जीन रूप की आवृत्ति। और q² का मतलब क्या होता है? समयुग्मजी अप्रभावी जीन। अब इसको सर याद कैसे रखेंगे? तो देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। देखो जब भी प्रभावी की बात होती है तो कैपिटल लेटर में होता है, तो p कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो यहां पर अगर p कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो मतलब ये प्रभावी जीन की आवृत्ति को बता रहा है, क्योंकि ये समयुग्मजी है, 2p है तो समयुग्मजी हो गया। और यहां पर आप देखेंगे तो दोनों युग्मक अलग अलग हैं, दोनों कारक अलग अलग हैं, यानी इसको मैं विषम युग्मिकी बोलूंगा। और यहां पर क्या हो गया? विषम युग्मिकी जीन की आवृत्ति। और अगर मैं बोलता हूं इसको, तो ये भी क्या है? समयुग्मिकी है, लेकिन ये अप्रभावी वाला है। कौन सा है बच्चा? ये अप्रभावी वाला है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है। समझ में आ गया क्या? अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और जेनेटिक्स को मैंने कंप्लीट टॉपिक वाइज कवर किया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करे अभी तक में। किसी को है क्या? चलो आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ते हैं फिर। अब हम देखते हैं हार्डी बीनबर्ग के सिद्धांत में कुछ कारक हैं जो इनके सिद्धांत को गलत नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं हम कि इनके सिद्धांत को प्रभावित कर सकते हैं।
अब कैसे प्रभावित कर सकते हैं? देखो, अगर प्राकृतिक वर्ण वाली चीजें आ जाए तो इनकी जो जीन आवृत्ति है वो बदल सकती है। जो कांस्टेंट थी एक, वो घट या बढ़ सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जीन पलायन, अगर जीन पलायन हो जाए, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, या तो अनुवांशिक पुनर्संयोग प्राप्त हो जाए, या फिर अनुवांशिक विचलन हो जाए, या फिर उत्परिवर्तन हो जाए। ये पूरी दशाओं में क्या हो सकता है, जो आपका जीन आवृत्ति कांस्टेंट थी वो चेंज हो सकती है। ठीक है, और ये क्या पूछा जाता है, ये भैया यूपी बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हार्डी-बीनबर्ग के जो सिद्धांत थे उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब देखो, प्राकृतिक वर्ण क्या है, नेचर या वातावरण के हिसाब से जीन आवृत्तियां बदल सकती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं जीन पलायन की, सपोज दैट कोई जीन ही गायब हो जाए अचानक से, तो वो जीन पलायन हो जाएगा, तब भी जो जीन आवृत्ति है वो बदल जाएगी। अगर अनुवांशिक पुनर्संयोग प्राप्त हो जाए तब भी जीन आवृत्ति बदल जाएगी। अनुवांशिक विचलन का मतलब ये होता है कि किसी जीव का अचानक से स्थान परिवर्तित हो जाए, अचानक से स्थान परिवर्तित हो जाएगा तो जीन आवृत्तियां भी बदल जाएंगी। और उत्परिवर्तन तो आपको पता ही है, उत्परिवर्तन बहुत ही धीमी प्रोसेस पर होने वाला विकास है जो कुछ भी चेंज कर सकता है। इससे अक्सर जीन आवृत्तियां बदल जाती हैं, इससे पूरा का पूरा डीएनए की जीन स्ट्रक्चर ही बदल, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जीन प्रारूप ही बदल जाते हैं। ये उत्परिवर्तन बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक, जीन आवृत्ति क्या होती है, इस चीज को मैंने लिख भी दिया है। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तित हो जाता है तो जीन आवृत्तियों में भी बदलाव आ जाता है। इसको हम आनुवांशिक विचलन बोलते हैं। ठीक है, आनुवांशिक विचलन को लिखा है, सॉरी, ये अनुवांशिक विचलन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन भी मैंने लिख दी है। बाकी प्राकृतिक वर्ण को आपने देखा, जीन पलायन, पुनर्संयोग और ये उत्परिवर्तन को आप जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ये इन्हीं का स्ट्रक्चर था। ये जो साइंटिस्ट है हमारे, कौन, हार्डी-बीनबर्ग थे। इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर द्वारा और भी कुछ चीजों को समझाया। इन्होंने कहा कि जो मतलब हम कहते हैं फिनोटाइप की बात करते हैं, हम किसी जीव की बात करते हैं, वो एक समय तक कांस्टेंट में जाता है और एक उसका पिक पॉइंट होता है। एक पिक पॉइंट में जाने के बाद धीरे धीरे जो देखो जो ग्राफ होगा वो धीरे धीरे खिसकने लगेगा। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो ये एक समय पिक पॉइंट पर गया, फिर धीरे धीरे ये ग्राफ क्या होगा, खिसकने लगेगा। और ये ग्राफ जब खिसकेगा ना तो धीरे धीरे जो विकास या उत्परिवर्तन द्वारा धीरे धीरे क्या होगा, दो अलग प्रजातियों का निर्माण हो जाएगा और फिर से ये शिखर की तरफ बढ़ने लगेंगे, कांस्टेंट होने लगेंगे। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो 1 नंबर डायग्राम ये है, 2 नंबर डायग्राम ये है और 3 नंबर डायग्राम ये है। अगर आप देखेंगे तो एक पहले तो ये एक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले तो ये एक लेवल तक बढ़ा, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर जाने के बाद कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर जाने के बाद कांस्टेंट होने लगा। जब कांस्टेंट होने लगा तो क्या हुआ, धीरे 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 ये ग्राफ इधर खिसकने लगा। और जब खिसकने लगा तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 शिखर रूप दिखने लगेंगे, मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग जाति विकसित होने लगी। देखो होता क्या है, जैसे कोई एक जाति है, देखो समझो इस चीज को, जैसे कोई एक जाति है वो एक लेवल तक धीरे 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 विकसित होती है, एक लेवल तक उसके अंदर विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, फिर एक लेवल के बाद क्या होता है, वो प्रजाति जो है वो एकदम से भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे बंदर थे हम पहले, अब हम आदमी बन गए। तो एक समय पर तुरंत ऐसे तो हुआ नहीं कि हम बंदर से आदमी बन गए होंगे, धीरे 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 विकास हुआ। पहले हम धीरे धीरे थोड़ी सी बंदर की तरह दिखते थे, फिर एक पॉइंट आया, उस पॉइंट के बाद हम धीरे धीरे बंदर की तरह दिखना बंद हो गए और ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, बंदर अलग और हम अलग। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़े। अब हम देखते हैं ह्यूगो डे वेरिस का, ये इन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था और इनका उत्परिवर्तन के बारे में बताना डार्विन के सारे सिद्धांतों जो उत्परिवर्तन के ऊपर उन्होंने दिए थे उनका गलत होना था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए, अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था बच्चा, तो इविंग प्रिमरोज पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके जरिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अभी तक हम इस बात को नहीं जानते थे, अभी तक हम डार्विन की बातों को जानते थे। इन्होंने कहा कि जो उत्परिवर्तन होता है वो यादृच्छिक और दिशाहीन होता है। जबकि अगर मैं डार्विन की बच्चा बात करता हूं तो डार्विन ने कहा था जो उत्परिवर्तन होता है वो छोटा होता है और दिशावान होता है। लेकिन ह्यूगो ड्रिगवीज ने इनकी बातों को बहुत ही मतलब बुरी तरीके से गलत बताया और इन्होंने बहुत ही एक्यूरेट बात बताई। ये बहुत ही मददगार हुई हमारे लिए। इन्होंने कहा जो उत्परिवर्तन है वो छोटा नहीं होता, उत्परिवर्तन बहुत ही विशाल होता है। अब देखो उत्परिवर्तन कैसे होता होगा, धीरे धीरे म्यूटेशन होता है।
है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। अब अगर बंदर को देखोगे, अगर हमें देखोगे तो हमें क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, तभी जाकर हम इतने डेवलप हुए। और ये बच्चा छोटी सी प्रक्रियाएं नहीं थी, इसमें लाखों वर्ष लग गए। यानी जो उत्परिवर्तन है वो छोटा नहीं, वो विशाल होता है और दिशाहीन होता है। इसकी कोई दिशा नहीं है कि एक ही दिशा पर उत्परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, डार्विन की बात को इन्होंने गलत बताया। अभी तक डार्विन जो मानते थे वो उत्परिवर्तन को क्रमबद्ध प्रक्रम मानते थे, मतलब एक क्रम पर चलने वाले प्रक्रम को मतलब एक क्रम पर चलेगा, एक क्रम के बाद उत्परिवर्तन रुक जाएगा। लेकिन जो हमारे ह्यूगो डे वेरिस थे, इन्होंने कहा जो उत्परिवर्तन होता है वो विशाल होता है, और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज किया, साल्टेशन। अब साल्टेशन का मतलब होता है विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे नीट या CUET में पूछा जा सकता है। लेकिन ये पूछा गया है कि साल्टेशन वर्ड किसने दिया था, तो ह्यूगो डे वेरिस ने दिया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पर उत्परिवर्तन में आपने ये देखा कि उत्परिवर्तन अभी तक डार्विन के अनुसार छोटा होता था और दिशावान होता था, लेकिन जैसे हमारे ह्यूगो डे वेरिस आते हैं, इन्होंने कहा जो उत्परिवर्तन है वो विशाल होता है और दिशाहीन होता है। बात समझ में आ गई? कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो आगे बढ़े, अगर नहीं हो रही है। अब हम कुछ टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। देखो, जबड़े रहित मछलियां कब विकसित हुई? लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व। समुद्री खरपतवार कब विकसित हुए? तो 20 मिलियन वर्ष पूर्व। और मजबूत पंखों वाली मछलियां कब विकसित हुई? 350 मिलियन वर्ष पूर्व। और शिलाकेंट की बात अगर हम करते हैं, इनके लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक डाटा लिखा हुआ है NCERT पर। 1938 में दक्षिण अफ्रीका में शिलाकेंट को एक लास्ट बार देखा गया था। उसके बाद से शिलाकेंट जैसी मछलियां नहीं देखी गई। शिलाकेंट के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। शिलाकेंट जो थी वो जल और थल दोनों में रहने वाली मछलियां थी, और ये उभयचर थी। मतलब ये सबसे पहले उभयचर जो विकसित हुए वो इसी फॉर्म में विकसित हुए होंगे। और अगर आज हम इनके पूर्वज की बात करते हैं तो मेढक हो गया और शिला मेडल हो गया। ठीक है, मेडल हो गया, शिला मेडल आज इनके पूर्वज हो जाते हैं। मेढक को तो सबने देखा होगा, मेढक जो पानी के अंदर भी रहते हैं, जो बाहर भी रह लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से रह सकते हैं। और ये किसके पूर्वज हैं? ये शिलाकेंट के पूर्वज हैं। ये समझ में आ गया आपको? शिलाकेंट के लिए आपको एक डाटा याद रखना है, सन 1938 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ये देखी गई थी। ठीक है, पहली और लास्ट बार। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उभयचर की, क्योंकि हमने यहाँ पर उभयचर देखा कि जो शिलाकेंट थी वो उभयचर थी। क्यों भैया उभयचर थी? क्योंकि जल और थल दोनों में रह सकती थी। अब ये जो उभयचर थे ये सरीसृप के रूप में विकसित हुए। ठीक है, सरीसृप के रूप में क्या विकसित हुए? सरीसृप के रूप में विकसित हुए। कौन? उभयचर। अब सरीसृप के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। जो सरीसृप थे वो मोटे कवच वाले अंडे देते थे, और ये जो मोटे कवच वाले अंडे थे ये बाहरी वातावरण से बहुत ज्यादा इनको सुरक्षा प्रदान करते थे। अब इनकी संख्या और बढ़ने लगी, धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी संख्या बढ़ने लगी। और अगर हम बात करते हैं सरीसृप की, तो सरीसृप के उत्तराधिकारी की बात करें आज की डेट में, तो मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ये सब सरीसृप के उत्तराधिकारी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद जो सरीसृप थे उन्होंने पूरी अर्थ पर कब्जा कर लिया, और इन्हीं का राज्य हो गया। और अगर हम बात करते हैं विशाल फर्न और टेरिडोफाइटा की, तो ये क्या हो गए, मर गए और कोयले में परिवर्तित हो गए। अब एक समय ऐसा आया कि जो सरीसृप थे, कुछ सरीसृप पानी में चले गए, और लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद ये मछली जैसे सरीसृप, इसको हम बोलते हैं इक्थियोसॉरस में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब ये जो इक्थियोसॉरस में परिवर्तित हो गए, ये एक अलग तरीके की मछलियां थी। ठीक, इनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात आगे करेंगे। ओके, अब पृथ्वी पर रहने वाले जो सरीसृप हमारे जैसे डायनासोर हो गए, ये विशालकाय रूप में विकसित हुए। धीरे धीरे कई तरीके के डायनासोर बने। कुछ डायनासोर उड़ते थे, कुछ नीचे रहते थे, कुछ लंबे थे, कुछ मोटे थे। ऐसे करके विशाल डायनासोर का एक काल चला, इसको हम बोलते हैं डायनासोर का काल। अब धीरे धीरे डायनासोर और बढ़ने लगे और इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया अपने पूरी अर्थ पर। अब डायनासोर का आधिपत्य हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े डायनासोर की, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका नाम है
टाइरेनोसोरस रेक्टस। टाइरेनोसोरस रेक्टस जो था वो उस समय का सबसे बड़ा डायनासोर था। ओके, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 20 फीट ऊंचा और लंबे और कतार दांतों वाला था। ठीक है, मतलब अगर किसी को एक बार भर लेना तो काट के फेंक देगा उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से डायनासोर विलुप्त हो गए। अब इसका बहुत सारे रीजन माने जाते हैं, जिनमें से सबसे अच्छे रीजन है उल्कापातों का कारण हो सकता है। उल्कापात क्या है भैया, कि जो उल्का पिंड होते हैं वो नीचे गिरे होंगे और विशाल उल्का पिंड नीचे गिरा होगा, जिसमें एक बार में ही पूरे डायनासोर खत्म हो गए होंगे। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड अर्थ से आकर गिर जाएगा तो अचानक से वातावरण परिवर्तित हो जाएगा, अचानक से वातावरण में हीटनेस आ जाएगी, तूफान चलने लगेंगी। तो हो सकता है ये विपरीत वातावरण में जो डायनासोर थे वो जीवित ना रह पाए और अचानक से डायनासोर विलुप्त हो गए और पृथ्वी के नीचे दब गए। और आज जो पेट्रोल वगैरह आप यूज करते हैं वो सब इन्हीं का मटेरियल है, इन्हीं के दबने से, इनके जीवाश्मों से बना हुआ है मटेरियल। ठीक है, और इनके कारण क्या थे, अगर हम बात करते हैं वातावरण और जलवायु में परिवर्तन भी एक रीजन माना जाता है इनके मरने का। या तो हम मान लेते हैं कि भैया बहुत बड़ा विशाल उल्का पिंड गिरा होगा, या तो हम ये मान सकते हैं अगर उल्का पिंड नहीं गिरा होगा तो हो सकता है अचानक से कोई वातावरण परिवर्तन आ गया हो, एक बड़ा परिवर्तन आ गया हो। या तो वातावरण परिवर्तन अचानक से आ सकता है, या तो उल्का पिंड वगैरह गिरने के कारण भी आ सकता है। ठीक है, दोनों बातें रोचक हैं और दोनों बातों को आज माना जाता है। एनसीईआरटी की लाइनें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जो डायनासोर थे वो तो मर गए। ठीक है, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो सरीसृप थे वो बचे रह गए। ये बचे नहीं, इसमें बचे लिख देना। ठीक है, वो बचे रह गए और यही सरीसृप से धीरे धीरे स्तनधारी बनने लगे, हम जैसे जीव बनने लगे। ठीक है, अब ये जो सरीसृप बचे रह गए थे, जब एक टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, जब वातावरण सही हुआ होगा, तो धीरे धीरे इन्होंने अपने अंदर डेवलप किया होगा और डेवलप करते करते ये स्तनधारी तक पहुंचे। अब देखो स्तनधारी की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम स्तनधारी को क्या बोलते हैं, मंजूरू बोलते हैं। और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीयूटी में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीयूईटी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले स्तनधारी की तो उसका नाम क्या था, उसका नाम मंजूरू था। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जरायुज होते थे और अगर हम बात करते हैं इनके शिशु की तो इनका शिशु गर्भ में सुरक्षित रहता था। स्तनधारियों की खासियत होती है ये अपने शिशु को अपने गर्भ के अंदर रखते हैं और ये बचाव के प्रति बहुत सतर्क होते हैं और इनकी बुद्धि जो होती है अन्य सभी जैसे सरीसृप हो गया, उभयचर हो गए, इन सबसे तेज बुद्धि होती है किनकी, स्तनधारियों की। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। अब देखो जब सरीसृप में कमी आ गई, जब धीरे धीरे डायनासोर पूरे खत्म हो गए होंगे, तब स्तनधारियों ने कब्जा कर लिया धीरे धीरे। वही बात है जो अब मैंने पहले पढ़ा दिया, उत्तर जीविता के लिए संघर्ष, जिसने संघर्ष किया उसी का राज्य। ठीक है, तो जब सरीसृप कम हुए तो स्तनधारी बढ़ने लगे। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के स्तनधारी की तो वो आज के घोड़े, जैसे मैं बाट करता हूँ हिप्पोपोटैमस या दरियाई घोड़ा बोलता हूँ, या भालू की बात करता हूँ, या खरगोश की बात करता हूँ, उनसे लगभग मिलते जुलते हैं। यानी हम एक चीज और भी कह सकते हैं यहाँ से कि जो विकास हुआ होगा पहले कहीं एक जगह हुआ होगा, फिर ये विकास फैला होगा। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के स्तनधारी की तो वो आज की डेट में देख ही रहे हो तुम, घोड़े की तरह, जैसे हिप्पोपोटैमस, भालू और खरगोश की तरह दिखते हैं। ठीक है, और आगे पॉइंट की बात करते हैं, कुछ देखते हैं महाद्वीप विचलन के बारे में। कुछ ही पॉइंट देखने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, महाद्वीप विचलन का मतलब ये होता है, अगर आज की डेट में आप भारत को देखेंगे तो नीचे क्या है, नीचे श्रीलंका है और आप धीरे धीरे देखेंगे जो श्रीलंका, इसकी दूरी लगातार बढ़ते चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विचलन हो रहा है। अभी विचलन होने के कारण नजदीकियां भी आ सकती हैं और ये दूरियां भी आ सकती हैं। हुआ क्या, जब विचलन हुआ तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप थे वो आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका के जीव थे वो प्रबल थे। अब ये प्रबल थे तो इन्होंने आसानी से उत्तरी अमेरिका में अपना विस्तार कर लिया और धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका के जीवों को दबा दिया। मैंने पहले ही कहा था उत्तर जीविता के लिए संघर्ष जो करेगा उसी का राज्य होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया स्तनधारी जैसे कंगारू की, वो जीवित रह गए इस बीच, जब अनुवांशिक विचलन हुआ था इस बीच वो जीवित रह गए। क्यों, क्योंकि उनको प्रतियोगिता करनी ही नहीं पड़ी, उनको संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। अगर शायद संघर्ष करते तो हो सकता था कि ना जीवित रहते, लेकिन इनको संघर्ष करना ही नहीं पड़ा तो इसीलिए ये जीवित रह गए।
आई होप यहाँ तक की कंप्लीट बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम कवर कर रहे हैं, टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं। जो नोट्स आपको मिल रही हैं वेल डेवलप नोट्स मिल रही हैं, सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। इससे कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, अगर हो जाती है प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, वही वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, तो हम उसको बता दिया करेंगे कमेंट आपका रिप्लाई के जरिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ऐसे होगी ही नहीं। और क्रॉस चेक जरूर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बहुत ही मजा आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ऐसे जैसे पॉइंट हमने पढ़े हैं वैसे ही क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो इसमें कुछ वो रह गए, डायग्राम रह गए हैं, कौन सा डायग्राम हो गया अपना, डायनासोर वाला डायग्राम हो गया एनसीईआरटी पर, और कुछ प्लांट वगैरह का डायग्राम होगा, तो उसको मैं एक लास्ट वीडियो बनाकर ट्रिक बता दूंगा कि डायग्राम को कैसे याद रखना। ठीक है, चलो।